नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है नेक्स्ट लेवल एग्जाम में। आज अपन लोग विलियन चैप्टर में डे 11 की क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन लोगों को आज पढ़ना है हेनरी का नियम। सबसे पहले देखते हैं आज हेनरी का नियम क्या होता है। देखो ध्यान से, हेनरी का नियम बेटा, हेनरीज लॉ क्या बताया था साइंटिस्ट हेनरी ने। पहली चीज तो समझो कि हेनरी का नियम है क्या। किसी गैस की द्रव में विलेयता किस पर निर्भर करती है? दाब पर निर्भर करती है। यह चीज किसने बताई थी? वैज्ञानिक हेनरी ने बताई थी। मतलब जैसे हम आपको एक चित्र बना के समझाएं, जैसे बेटा ये द्रव भरा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर ये हम जो गोल बना रहे हैं ये कोई गैस है, ठीक है। अब यदि आप इस पर दाब लगा रहे हो, यदि आप इस पर क्या कर रहे हो, दाब लगा रहे हो, तो जो दाब है बेटा, दाब लगाने पर ये जो गैस है वो द्रव में घुल जाएगी। काय में घुल जाएगी? गैस द्रव में घुल जाएगी। यानी हम देख रहे हैं किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। आप दाब बढ़ाते जाओगे, जो गैस है बेटा वो किसमें मिलती जाएगी? द्रव में मिलती जाएगी। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा? किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है, लेकिन ताप कैसा रहे? स्थिर। अब अपन परिभाषा लिखेंगे बेटा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। S स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी बेटा विलेयता। किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है, ठीक है बेटा। हमने समानुपाती का निशान हटाया, कांस्टेंट आ गया KHS, जहां KH क्या है? हेनरी नियतांक, और S कैसे प्रदर्शित कर रहा है बेटा? विलेयता को। आया समझ में? ठीक है, तो हमें क्या बताना है बेटा? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। तो P समानुपाती S, समानुपाती का चिन्ह हटाया बेटा, एक नियतांक आ गया KH। KH को हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी नियतांक, ठीक है। अच्छा, तो बेटा इंग्लिश वाले सुन लेते हैं। At constant temperature, the solubility of any gas in liquid is directly proportional to the pressure. At constant temperature, the solubility of any gas in liquid is directly proportional to the pressure. मतलब बेटा प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस की solubility लिक्विड में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है बेटा। हमने फॉर्मूला बनाया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। S का मतलब यहाँ solubility है बेटा। प्रोपोर्शनल का साइन आया, एक कांस्टेंट आ गया KH। यहाँ पे जो KH आप देख रहे हो बेटा वो हेनरीज कांस्टेंट है, और S solubility और P अप्लाइड प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, इसके अनुप्रयोग क्या है बेटा? सुनो ध्यान से। पहला हमने बोला कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि जो गैस होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप लोगों ने देखी होगी, लिक्विड भरा होता है और ऊपर थोड़ी सी गैस होती है। वास्तव में जो कोल्ड ड्रिंक होती है बेटा वो कार्बोनेटेड वाटर होती है। कार्बोनेटेड वाटर का मतलब क्या होता है? CO2 गैस घुली होती है। मतलब ये वाली रिएक्शन होती है कोल्ड ड्रिंक में, H2O प्लस CO2 तो बन जाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड बन जाता है, ठीक। ये समझ में आ गया कार्बोनिक एसिड। तो बेटा होता क्या है, आप देखते हो गैस में अपन लोग जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल भरी जाती है तो उसमें जो गैस है वो हाई प्रेशर पे क्या करता है? बोतल को सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे CO2 गैस है वो उस लिक्विड में घुल जाती है और क्या बना देती है? कार्बोनेटेड वाटर बना देती है। आया समझ में कि नहीं आया बेटा? तो आप देख रहे हो यहां भी हमने क्या करा, हाई प्रेशर पे गैस को सील करा बोतल के अंदर। जब बोतल को सील करा बेटा तो जो CO2 गैस है वो उसके अंदर घुल गई। आई बात समझ में? पहला। दूसरा हीलियम और ऑक्सीजन। ये क्या है? आपने देखा होगा बेटा पानी में अपन को पता है हर 10 मीटर नीचे जब अपन गहराई में जाते हैं तो जो दाब है वो 1 वायुमंडल बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 1 वायुमंडल, ठीक। अब जैसे कोई गोताखोर अगर पानी में जा रहा है बेटा तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है ऑक्सीजन का, उसमें मालूम बेटा ऑक्सीजन और हीलियम गैस भरी होती है, जबकि जो नॉर्मल गैस होती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या है? एक हैवी गैस है। वो क्या होगा? जैसे जैसे दाब बढ़ेगा तो बेटा बताया दाब जो है वो विलेयता के समानुपाती है। तो जो नाइट्रोजन गैस है और बेटा वो अपने खून में क्या होगी? घुल जाएगी ज्यादा मात्रा में। जब घुल जाएगी और अपन पानी से बाहर, क्यों? दाब के समानुपाती है बेटा। क्या? गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती है। अब जब दाब के समानुपाती है और आप पानी में जाओगे और हर 10 मीटर गहराई पे 1 वायुमंडल दाब बढ़ेगा, और बेटा जब 1 वायुमंडल दाब बढ़ेगा तो क्या होगा कि हर 20 मीटर नीचे जाने पर 1 वायुमंडल दाब बढ़ता जाएगा, और दाब बढ़ने पे क्या होगा? जो गैस है वो हमारे रक्त में ज्यादा मात्रा में घुल जाएगी। अब क्या होगा? जैसे ही हम समुद्र से बाहर निकलेंगे तो वो गैस क्या होगी? ताप घटेगा, दाब घटेगा तो गैस अचानक से क्या होगी? हमारे शरीर से बेटा मुक्त होगी। और जैसे ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस जो द्रव में ज्यादा मात्रा में घुल गई थी और वो हमारे शरीर से मुक्त होगी, शरीर में ऐंठन की स्थिति पैदा होगी और कभी कभी इसमें आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जो गोताखोर सिलेंडर ले जाते हैं बेटा वो ऑक्सीजन और हीलियम का ले जाते हैं। हीलियम हल्की गैस है जिसका
कारण वो खून में बहुत ही कम मात्रा में घुलती है। तो चाहे हम द्रव के पानी के अंदर रहें और बाहर आए, लेकिन कोई ज्यादा दाब पे प्रभाव नहीं पड़ेगा उस विगलियता पे। आया समझ में कि नहीं आया बेटा? तो इसके ये दो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, एग्जाम्पल कह लो ऐसे अनुप्रयोग कर लो आप, ठीक है। दूसरा, इसकी सीमाएं क्या है बेटा? पहली चीज, हेनरी का नियम आदर्श स्थिति पर ही एप्लीकेबल है। आदर्श स्थिति का मतलब आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब दाब कम होना चाहिए और ताप ज्यादा होना चाहिए, इसी कंडीशन में ये नियम मान्य होता है, ठीक। दूसरा, गैस का वियोजन नहीं होना चाहिए। जो गैस द्रव में घुल रही है बेटा उसका वियोजन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो HCl गैस है, अगर आप घुल रहे हो तो ये जैसे टूट जाए H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसका मतलब है कि ये वियोजन हो गया, ठीक। या जैसे H2O गैस है, इसमें NH3 आपने घोल दी तो पता पड़ा ये बन गया NH4OH, तो ये वियोजन नहीं होना चाहिए और संयोजन नहीं होना चाहिए। संयोजन का मतलब संगुणन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो विलेय गैस का बेटा द्रव में ना तो वियोजन हो और ना ही संयोजन हो, केवल इसी कंडीशन में हमारा हेनरी नियम मान्य होता है। ना तो वियोजन होना चाहिए और ना ही संयोजन होना चाहिए, ठीक बेटा। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं? जो अपन लोग गैस डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, ना तो उसका डिसोसिएशन होना चाहिए ना उसका एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक। क्या होता है डिसोसिएशन एसोसिएशन, वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और ये केवल आइडियल कंडीशन में ही एप्लीकेबल होता है। आइडियल कंडीशन का मतलब प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। आइए तो अब दूसरा टॉपिक देखते हैं बेटा। आज अपन राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ क्या होता है ध्यान से समझेंगे, ठीक है। राउल्ट, यह नियम वैज्ञानिक, राउल्ट के दो नियम है बेटा। पहला हम पढ़ा रहे हैं आपको अवाष्पशील द्रवों के लिए। किसके लिए पढ़ा रहे हैं? अवाष्पशील पदार्थों के लिए पढ़ा रहे हैं आपको राउल्ट का नियम। तो क्या है पहला नियम, सुनो बेटा। तो हम ये बताएंगे नियम नंबर 1, पहला नियम किसके लिए पढ़ रहे हैं? अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। मैंने आपको बता चुके हैं अवाष्पशील का मतलब इसकी वाष्प नहीं बनती है, ठीक। सुने, यह नियम वैज्ञानिक राउल्ट ने तनु विलयनों के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? तनु विलयनों के लिए। यह नियम वैज्ञानिक राउल्ट ने तनु विलयनों के लिए दिया था। क्या लिखना है बेटा? यह नियम वैज्ञानिक राउल्ट ने तनु विलयनों के लिए दिया था। क्या दिया था? तो अपन एक और लाइन बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं कि इन्होंने आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज के बीच संबंध स्थापित किया था। क्या बताया था बेटा? आपेक्षिक, किसी तनु विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन बराबर होता है बेटा विलेय के मोल प्रभाज के। किसके बराबर होता है? विलेय के मोल प्रभाज के। किसी आदर्श तनु विलयन या तनु विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी तनु विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब बेटा फॉर रिलेटिव लोअरिंग in vapor pressure is always equal to the mole fraction of solute। किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, ठीक है बेटा। ये जो इन्होंने लॉ दिया था साइंटिस्ट राउल्ट ने दिया था। किसने दिया था? राउल्ट ने। काहे के लिए दिया था बेटा? ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। किसके लिए दिया था? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये लॉ दिया था। दिस लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट राउल्ट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। दिस लॉ वाज गिवन बाय साइंटिस्ट राउल्ट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बताया था इन्होंने कि द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एनी dilute solution is always equal to the mole fraction of solute। या ऐसे बोल दो बेटा, this law was given by scientist Raoult। according to him for dilute solution the relative lowering in vapor pressure is always equal to the mole fraction of solute and this law is named as the Raoult's law। आया बेटा समझ में? बेटा यह नियम वैज्ञानिक राउल्ट ने तनु विलयनों के लिए दिया था और क्या बताया था? किसी तनु विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी तनु विलयन के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बेटा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0। बेटा हम बता चुके हैं आपको P0 क्या होता है? प्रारंभिक वाष्प दाब। PS क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब। P0 फिर से वही बेटा प्रारंभिक वाष्प दाब। और अपन ने पढ़ा था कि जब वाष्प दाब अवनमन में प्रारंभिक वाष्प दाब से भाग दे देते हैं तो उसी को बोलते थे हम आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। और विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है बेटा? विलेय के मोल बटे कुल मोल। विलेय के मोल बटे कुल मोल, ठीक है
बेटा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, विलयन कौन सा है? तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब पतला विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब बेटा पतला विलयन। पतले विलयन का मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा बेटा उसमें कम है और विलायक की मात्रा ज्यादा है। यानी बेटा हम विलेय के मोलों को विलायक के मोलों की तुलना में बहुत कम मानेंगे और स्मॉल एन को हम स्मॉल एन को कैपिटल एन के सापेक्ष बेटा हम नगण्य मान लेंगे। ठीक है ना? तो बेटा इस पर वाला एन तो एन रहेगा, लेकिन जिसके सापेक्ष में माना है उसे आप जीरो मान दोगे, तो ये वाला एन बेटा हम क्या मान देंगे? बराबर जीरो। अब आपने पढ़ा है बेटा स्मॉल एन होता है विलेय के मोल और कैपिटल एन होता है विलायक के मोल। स्मॉल एन के लिए स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और विलायक के लिए कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। बेटा अब आप ये जानते हो बीच वाली चीज बीच में, नीचे वाली चीज ऊपर, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आता है बेटा राउल्ट के नियम का, लेकिन किसके लिए? अवाष्पशीली विलेय पदार्थ वाले के लिए आएगा। ये आया बात समझ में? क्या लिखना है बेटा सुनो एक बार फिर सुन ले। राउल्ट का नियम, यह नियम वैज्ञानिक राउल्ट ने तनु विलयनों के लिए दिया था और इन्होंने तनु विलयन के आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन और विलेय के मोल प्रभाज के बीच संबंध स्थापित किया था। और क्या बताया था? तो अब आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे बेटा कि तनु विलयनों के लिए आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? मैं समझा चुका हूं, जिसे नहीं पता है तो बेटा डे नंबर 9 में मैंने आपको ये बहुत अच्छे समझाया था, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। बेटा अपन कौन से विलयन की बात कर रहे हैं? तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा? विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है और विलायक बहुत ज्यादा होता है ना? वही चीज बेटा कि जो सॉल्यूट सब्सटेंस है उसका अमाउंट कम होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा सॉल्यूट के मोल को अपन लोगों ने सॉल्वेंट के मोल के कंपेरिजन में बहुत छोटा माना है, इसलिए स्मॉल एन को हम निग्लेजिबल मान लेंगे। स्मॉल एन यानी विलेय के मोलों को बेटा हम नगण्य मान लेंगे कैपिटल एन की तुलना में। तो जिसकी तुलना में माना है उसके साथ वाला एन जीरो कर दिया जाएगा, तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन बचेगा। बेटा स्मॉल एन क्या है? विलेय के मोल। ठीक है, कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोल। तो स्मॉल एन के लिए स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एन के लिए कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। आ रहा है समझ में? तो बेटा स्मॉल एन के लिए स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, कैपिटल एन के लिए कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। बेटा कैची गुणा कर दोगे आप इसका, तो नीचे वाली चीज बीच में रहेगी और सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। तो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। राउल्ट के नियम की सीमाएं और जानते हैं बेटा, बिल्कुल छोटी सी दो सीमाएं हैं। क्या? नंबर 1, विलेय पदार्थ का वियोजन नहीं होना चाहिए, सॉल्यूबल सब्सटेंस का ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए, और दूसरा नंबर 2 सॉल्यूट सब्सटेंस का ना एसोसिएशन होना चाहिए। बेटा विलेय पदार्थ का ना तो वियोजन हो और ना ही संयोजन हो। विलेय संयोजन वियोजन का मतलब समझ गया, मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। मतलब वियोजन का मतलब जैसे मैंने HCl लिखा बेटा, तो ऐसा ना हो कि वो टूट जाए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तब फिर राउल्ट का नियम मान्य नहीं होगा। ठीक है, या जैसे NH3 है बेटा, आपने इसे वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो पता पड़ा एसोसिएशन हो गया, ये NH4OH बन गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो फिर ये रिएक्शन मान्य, मतलब इस कंडीशन में ये वाला नियम मान्य नहीं होगा। आइए बच्चों, तो अपन देखते हैं दूसरा नियम। मैंने बोला था राउल्ट के 2 नियम हैं, एक अवाष्पशील द्रवों के लिए और एक वाष्पशील द्रवों के लिए। तो हमारा दूसरा नियम है बेटा राउल्ट का नियम 2 या 2 से अधिक वाष्पशील द्रवों के लिए। ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ फॉर 2 और मोर देन 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक बेटा, किसी विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बेटा किसी विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बेटा किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके किसी घटक, आ जा यार गलत हो गया,
इतना कट कर लेना, ठीक है। किसी विलयन में घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। बेटा किसी विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना बेटा। किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा किसी विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। माना बेटा हमारा, ठीक है, ये है P समानुपाती X। X क्या प्रदर्शित कर रहा है बेटा? मोल प्रभाज। P क्या प्रदर्शित कर रहा है? आंशिक दाब को। तो हमने यही बोला है बेटा किसी विलयन में किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मान लो बेटा हमने एक विलयन बनाया जिसमें दो घटक हैं हमारे A और B। घटक कौन से हैं बेटा हमारे? A और B। A का आंशिक दाब है Pa और उसका बेटा मोल प्रभाज है X है। ऐसी B का आंशिक दाब हो गया बेटा PB और उसका मोल प्रभाज हो गया XB, ठीक है। तो बेटा घटक A के लिए A का आंशिक दाब A के मोलों की संख्या के A के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। Pa समानुपाती X से। ऐसे यहाँ बेटा PB समानुपाती क्या हो जाएगा? XB। समानुपाती का चिन्ह आया, एक कांस्टेंट आ गया बेटा, वो क्या हो गया? Pa0, ठीक है। स्टैंडर्ड आंशिक दाब कहलाएंगे सर, ठीक है। तो Pa बराबर Pa0 X से, ऐसे यहाँ PB बराबर PB0 XB हो जाएगा बेटा। टोटल प्रेशर कुल दाब कितना हो जाएगा? P बराबर Pa प्लस PB। Pa का मान कितना है? Pa0 X से, और PB का मान कितना है? PB0 XB। समझ में आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा बेटा हम जानते हैं किसी विलयन का जो मोल प्रभाज होता है, जो टोटल मोल प्रभाज होता है, वो हमेशा बेटा 1 होता है, ठीक है ना। जितने भी घटक होते हैं बेटा उन सबके मोलों को आप जोड़ोगे, मोल प्रभाज को आप जोड़ोगे तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। यानी XA प्लस XB बराबर हमारी वैल्यू कितनी आई बेटा? 1, ठीक। तो XB बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA। तो इस इक्वेशन में Pa0 XA, Pa0 A ऐसी बेटा XA प्लस PB0 और इनटू में अब XB अगर क्या रख देंगे हम? 1 माइनस X है। आया समझ में बेटा? अब नेक्स्ट में लाइन में अपन ने ये तो एज इट इज लिख दिया, PB का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो PB0 माइनस PB0 XA हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करा बेटा हम लोगों ने? एक काम करा, PB0 को पहले लिख लिया और इसे हमने बाद में लिख लिया। ये प्लस का है तो पहले लिख लो और ये भी प्लस का है तो इसे बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी माइनस में वही रहा, क्या? PB0 XA, ठीक है। PB0 एज इट इज बेटा, XA दोनों में कॉमन आ रहा तो हमने कॉमन ले लिया। क्या बन गया फॉर्मूला हमारा? Pa0 माइनस PB0। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार अगर दूसरे घटक के लिए बनाना चाहो, जैसे यहाँ PB था तो PA कर दो, यहाँ XA था तो XB कर दो, यहाँ PA0 था यहाँ PB0 कर दो, और यहाँ PB0 था तो यहाँ XA0 कर देंगे। आया समझ में? आइए बच्चों, तो अब अपन लोग जानते हैं कि क्या होते हैं आदर्श विलयन, ठीक है बेटा। वे विलयन जो किसी भी ताप या किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। बेटा वे विलयन जो किसी भी ताप या किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। बेटा वे विलयन जो किसी भी ताप या किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। बेटा ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं बेटा, वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। बेटा परिभाषा लिख दी है मैंने, वे विलयन जो किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इनके एग्जाम्पल हो गए बेटा बेंजीन और टॉलिन का मिश्रण, या एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिश्रण, ठीक है। बेटा वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वे विलयन जो किसी भी ताप या किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं आदर्श विलयन। ऐसी अनादर्श विलयन क्या होगा बेटा? सेम वही डेफिनेशन, क्या? वे विलयन जो किसी भी ताप या किसी भी सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं अनादर्श विलयन या रियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं उन्हें, ठीक है। चलो अच्छा इनके लक्षण क्या है बेटा? सुनो, जो दो द्रव आप मिला रहे हो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल हमेशा समान होना चाहिए। ए बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो बी के बीच में भी वही आकर्षण बल लगना चाहिए, और इससे जो नया द्रव बनेगा ए बी बेटा, उसके बीच में भी वही आकर्षण बल कार्य करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ठीक है, डेल्टा एच का मतलब होता है बेटा एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब जब आप उन दोनों द्रवों को मिला रहे हो तो मिलाते समय ना तो ऊष्मा उत्पन्न होनी चाहिए ना ही ऊष्मा अवशोषित होनी चाहिए। मतलब ये एक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज है बेटा वो कैसा होगा? 0 होगा। ना तो हीट रिलीज होगी और ना हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है।
अगला जो वॉल्यूम चेंज है बेटा, दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉल्यूम बढ़ जाए या वॉल्यूम घट जाए, ऐसा नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज भी कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। दोनों मिक्सचर बेटा, दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करने के बाद उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना वॉल्यूम डिक्रीज होगा। आया समझ में कि नहीं आया बेटा? तो इन सॉल्यूशंस को अपन लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइए बच्चों, तो अब जानते हैं अनादर्श विलयन क्या होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वे विलयन जो किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं बेटा अनादर्श विलयन के बारे में कि क्या होते हैं। ठीक है, तो अब ये जानना है, जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था बेटा कि डेल्टा एच नियत रहता था, डेल्टा वी भी नियत रहता था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये धन विचलन, या ये समझ लें आपके अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धन विचलन प्रदर्शित करने वाले और एक ऋण विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं धन विचलन। धन विचलन का मतलब तात्पर्य ये है बेटा कि राउल्ट के नियम से निर्धारित जो वाष्प दाब है उसकी वैल्यू कम होगी और दोनों मिश्रणों को मिलाने पर जो वाष्प दाब आया उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो हम वही बोलेंगे क्या, कि जब द्रव मिश्रण का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होता है, मतलब बेटा मिश्रण का वाष्प दाब ज्यादा होगा और राउल्ट के नियम से द्वारा निर्धारित वाष्प दाब कम होगा बेटा, तो उसे हम कहते हैं धन विचलन। इस धन विचलन में एंथैल्पी मान जो है बेटा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब बढ़ेगी ये वैल्यू। ठीक है ना, और डेल्टा बी का मतलब भी बेटा दोनों को मिलाने पर जो विलयन का आयतन है वो भी बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल तथा वाटर। वाटर और इथेनॉल को मिला देंगे अपन। ठीक, ऐसे बेटा ऋण विचलन। ऋण विचलन का मतलब क्या है, जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं अनादर्श विलयन। मतलब ए और बी मिश्रण का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से कम होगा। मतलब राउल्ट के नियम से निर्धारित जो वाष्प दाब है उसका मान ज्यादा आएगा और ए बी मिश्रण जो आपने बनाया है बेटा, दो द्रवों को मिला के द्रव मिश्रण बनाया है, उसका वाष्प दाब कम आएगा। तो परिभाषा यही लिखनी है क्या, जब द्रव मिश्रण का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से कम होता है बेटा, तो उसे अपन लोग बोलते हैं ऋण विचलन। और इसके लिए डेल्टा एच का मान निगेटिव आएगा, मतलब बेटा एंथैल्पी का मान नेगेटिव होगा। ठीक है, और डेल्टा वी मतलब दोनों को मिलाने के बाद जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा बेटा, तो ये अपन लोग बोलते हैं इसे ऋण विचलन। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर। आइए इंग्लिश में भी जान लेते हैं बेटा। मैंने बताया आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो किसी भी टेम्परेचर या कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं बेटा, उन्हें हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के डेविएशन शो करते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है बेटा, जो लिक्विड मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से अगर हाई है, मतलब लिक्विड मिक्सचर का वेपर प्रेशर हाई आएगा और राउल्ट लॉ से जो अपन लोग वेपर प्रेशर निकालेंगे बेटा वो लो आएगा, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंथैल्पी चेंज, और डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम चेंज की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। और एग्जांपल होगा इथेनॉल प्लस वाटर। सेम ऐसी बेटा नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में जो लिक्विड मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ से निकले वेपर प्रेशर की कंपैरिजन में हाई होगा, मतलब राउल्ट लॉ से जो वेपर प्रेशर निकलेगा बेटा उसकी वैल्यू हाई होगी और जो लिक्विड मिक्सचर है उसकी वैल्यू लो हो जाएगी। मतलब बेटा लिक्विड मिक्सचर का वेपर प्रेशर लो होगा और राउल्ट लॉ से ऑब्टेन्ड मिक्सचर, राउल्ट लॉ से अपन लोग उसका निकालेंगे वेपर प्रेशर तो वो हाई आएगा बेटा, तो उसे बोलेंगे अपन लोग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, और बेटा इसके लिए डेल्टा एच मतलब जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होगा और जो वॉल्यूम चेंज है वो भी नेगेटिव होगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आप लोग जाकर जरूर बताइएगा, और जिन बच्चों ने ये वीडियोस पहले से नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाके बेटा पुराने वीडियोस देखें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। धन्यवाद।